Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest. He is a famous coach of a famous boxer and his name is Mr. Chotelal Yadav. And the boxer name is MC Mary Kom. बोलने की जरूरत नहीं है, पूरे वर्ल्ड को पता है कि वो लेजेंड है. So let's welcome Mr. Chotelal Yadav. Sir, welcome to the show. थैंक यू. थैंक यू सर. सर, आप पहले नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आप. उसके बाद फिर कोचिंग में, तो ये खिलाड़ी से कोचिंग वाले जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. देखिए, जो मेरा प्लेइंग स्टार्ट हुआ था वो 2000 से स्टार्ट हुआ था और 11-12 साल की एज से स्टार्ट किया था. उसके बाद मैंने 2000 में खेलना शुरू किया था, जिसमें महाराष्ट्र में स्टेट में गोल्ड लिया था और बेस्ट बॉक्सर हुआ था. मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट में स्टेट गोल्ड और बेस्ट बॉक्सर हुआ था. उसके बाद मैंने नेशनल में मेडल लेना शुरू किया. फिर 2004 में एशियन कैडेट में गोल्ड लिया, फिर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड लिया, फिर वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में सिल्वर लिया. एशियन गेम्स में और मैरी कॉम दोनों साथ खेले थे 2010 गुआंजू वाला. और उसके बाद मैंने 2012 तक बॉक्सिंग किया. 2012 में मेरी इंजरी की वजह से मैंने बॉक्सिंग क्विट किया और फिर मैंने कोचिंग में गया. 2012 में ओलंपिक से पहले थोड़ा मैरी को हेल्प किया चार्ल्स के साथ एज ए असिस्टेंट कोच. उसके बाद मैंने 2014 में डिप्लोमा किया. डिप्लोमा में NIH डिप्लोमा कोचिंग में मैंने टॉप किया. उसके बाद मैंने OGQ के थ्रू वीरेंद्र स्किना ने बोला कि आप कोचिंग देना मैरी को, तो फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट किया 2014 से. तो कौन सा काम सर ज़्यादा डिफिकल्ट है, एज ए प्लेयर खेलना या एज ए कोच किसी को स्टार्ट? दोनों मेरे लिए दोनों ही बहुत टफ थे. प्लेइंग जो पार्ट है वो भी बहुत टफ किसी के लिए भी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी. और जो कोचिंग लाइफ है, अगर आप दिल से कोचिंग करें और अगर मन लगा के कोचिंग करें तो वो भी बहुत टफ है. लेकिन अगर जो आप काम कर रहे हैं उसको पैशन से करना चाहिए. और मैं जो काम करता हूँ उससे मैं प्यार करता हूँ. तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना दिन रात जान लगाता हूँ इसी के लिए. घर परिवार छोड़ देता हूँ मैं, कितने साल से घर परिवार छोड़ रखा हूँ इसी चक्कर में. तो आप कितने साल से मेरी कॉम को कोचिंग दे रहे हैं? हो गया मुझे 8 से 10 साल हो गया. 2012 से कंटिन्यू है, लेकिन पार्ट टाइम, फिर फुल टाइम जो मैंने स्टार्ट किया. पार्ट टाइम तो 2012 से, जो फुल टाइम जो स्टार्ट हुआ वो 2015 से स्टार्ट हुआ. जो फुल टाइम मैंने कोचिंग कंटिन्यू चलते रहा. तो एक कोच के लिए क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है? उस प्लेयर के लिए आप क्या ट्रेनिंग देते हैं? न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, किस टाइप का ट्रेनिंग होते हैं? देखिए, जो मेरा चैलेंज था ना, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ. जो मेरा चैलेंज था वो था कि एक चैंपियन को चैंपियन बनाए रखना. वो चैंपियन थी पहले से, उसको चैंपियन बनाए रखना मेरा चैलेंज था. तो वो मेरे लिए टेस्ट था और मैंने उसको, मुझे लगता है कि ठीक किया है. जो भी अपने चैलेंज को अच्छे से निभाया है. और बहुत मेहनत लगता है जब किसी चैंपियन को चैंपियन बनाए रखने की जिम्मेदारी मिलती है. तो बहुत प्रेशर रहता है कैसे, और एक बड़े प्लेयर सेलिब्रिटी को संभालना इतना आसान नहीं होता है. तो ये चीज़ें वो खुद मैरी कॉम एक इतनी डिसिप्लिन बॉक्सर है कि जो मेरे लिए आसानी हुआ. वो बहुत डिसिप्लिन है. अभी भी आप सोच सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद भी कौन सा ऐसा आदमी है या गर्ल्स है जो बॉक्सिंग किया है या कोई गेम किया है और इतना परफॉर्म किया है? कोई भी नहीं. इतना परफॉर्म कोई भी नहीं किया है. और आफ्टर 3 बेबी, 3 बच्चे सजेरियन है, 1 लड़की है, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की माँ, 3 बच्चे सजेरियन है और 38 ईयर्स एज है. और इस एज में परफॉर्म करना सेम जैसे पहले परफॉर्म करती थी, एक यंग बच्चों से भी ज़्यादा स्पीड है. तो आप सोच सकते हैं कि क्या मेंटलिटी है, क्या. और न्यूट्रिशन देखिए, कोई भी चीज़, मेरा काम, मैं अपने काम में परफेक्ट रहूँ. न्यूट्रिशन हमारी तेजिंदर कौर मैम है,
उनसे हम लोग हेल्प लेते हैं। और जो स्ट्रेंथ कंडीशनर है वो अलग है स्ट्रेंथ के लिए, मोबिया। फिजियोथेरेपिस्ट है वो है सोमिया। तो ये हम लोग का सबका टीम है, ये टीम वर्क होता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरी वजह से मैंने ही सब कुछ किया है, ये मैं चीज़ तो मैं रखता नहीं हूँ, क्योंकि जो भी होता है टीम वर्क होता है और मैं अपने टीम को लेके चलता हूँ। सभी टीम मेरे साथ मिलजुल के काम करती है। हाँ, हेड मैं हूँ, लेकिन एवरीथिंग जो भी हम काम करते हैं सबको एक दूसरे को पता होना चाहिए, ये चीज़ हमारे अंदर है। परफॉर्मेंस ऐसी होता है, परफॉर्मेंस अगर लाना है आपको मिल के काम करना पड़ेगा। तो आप लोगों का डेली रूटीन क्या था जो वर्किंग करते थे, वर्कआउट करते थे, सुबह से लेकर शाम तक का क्या डेली स्केड्यूल क्या था आपका? डेली आप देखिए सुबह 6:30 या 7 मॉर्निंग। जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो जनरल चीज़ें मैं बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन ये हम ट्रेनिंग करते हैं 9 बजे तक। ओके। 9 बजे के बाद फिर फिजियो का काम होता है, इसको रिहैब करवाना और उसको नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रखना। फिर उसका अगर पार्लियामेंट रहे तो पार्लियामेंट जाती थी। तो जो वर्कलोड है, फिर बच्चों को खाना बनाना, जो मेरी का जो डेडिकेशन है ना, आप सोच सकते हैं कि जाने के बाद भी रेस्ट कितना कम मिलता होगा। घर जाने के बाद खाना बनाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं उनको संभालना, फिर शाम को दोपहर में खाना बनाना। और आपको पता है, सुन के बहुत लोगों को अजीब लगेगा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इतना सब कुछ होने के बाद भी एक भी नौकर नहीं है घर में, खुद काम करती है, खुद खाना बनाती है, खुद झाड़ू पोछा करती है और उसके बाद शाम को ट्रेनिंग करने आती है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या लेडी हो, कमाल की भगवान ने बनाया है। तो ये बिलोंग करते हैं मणिपुर, इंफॉल से बिलोंग करते हैं। तो आप वहाँ पे गए थे कि वो मेरी कॉम यहाँ पे आए थे ट्रेनिंग करने? नहीं, मैं जब जरूरत पड़ता है तो मणिपुर भी गया था मैं ट्रेनिंग देने के लिए। उसके बाद जब कैंप लगता है तो इंडिया टीम के साथ ट्रेनिंग करवाता हूँ, जो फेडरेशन जहाँ पे डिसाइड करती है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और जब लॉकडाउन था तो घर में रह के ट्रेनिंग कराया पूरे लॉकडाउन। फिर आप शायद आपको पता भी नहीं होगा, 3 जो बेबी है उसके तीनों बच्चों को कोरोना हो गया था। वो अच्छा हुआ, सब ठीक हो गए। लेकिन ओलंपिक से पहले बहुत सारा चीज़ें था, चैलेंजेस था, जो हमने बखूबी उसको पार किया है, अच्छे से किया है। एक चीज सर और पूछना चाहूंगा कि ये जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो सेकेंड राउंड का जो मैच था बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था, मतलब हम सब अपसेट हो गए थे कि ये कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, टोक्यो ओलंपिक में जो सेकेंड बाउट था, मैं एज ए कोच और दूसरे कंट्री के लोग भी थे, वो लोग भी, सभी लोगों ने बोला हमको कि मेरी कॉम जीती हुई थी। और खुद मेरी कॉम को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हार गई है करके, क्योंकि 2 राउंड तो आपने देखा होगा, 2 राउंड जीती हुई थी। एक राउंड ही 4-1 से वो लड़की जीती थी, और कैसे जीत सकती है, 3-2 करके जिताया गया। yes. लेकिन अगर बॉक्सर जो होता है ना, अपने आप को पता चल जाता है कि वो जीत गई है। वो सोच ली थी, इतने साल से खेल रही है, इतना एक्सपीरियंस तो है, उसने खुद ही सोच लिया कि हाँ मैं जीत गई हूँ करके। डिसीजन को देखा ही नहीं उसने, उसी में कंफ्यूज हो गई वो। लेकिन मुझे लगता है कि वो जीती हुई थी। और जो भी कंट्रोवर्सी हुआ वो आईबा और आईओसी, बॉक्सिंग टास्क फोर्स, ये 2016 में बोल रहे थे कि बॉक्सिंग बहुत गंदा हुआ, बहुत बेकार डिसीजन हुआ। मैं बोलता हूँ सबसे बेकार, सबसे कंट्रोवर्शियल जो इस बॉक्सिंग हुआ है, इस टोक्यो ओलंपिक में हुआ है। और सिर्फ मैरी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैनी बॉक्सर्स, नॉट ओनली मैनी बॉक्सर्स, मैनी ओलंपिक चैंपियन को, बहुत ओलंपिक चैंपियन को हरा दिए सब। और सेम स्कोरिंग सिस्टम 3-2। तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ है इस ओलंपिक में। तो अभी तक जितने भी वो बाउट खेली है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो कंटेंडर है वो कौन से कंट्रीज के होते हैं बॉक्सिंग में? सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉक्सिंग में है ना, देखिए बॉक्सिंग में ऐसा गेम है ना कि किसी भी कंट्री को, वुमेन में सबसे स्ट्रॉन्ग जो कंट्री
हम लोग मानते हैं, जो इंडियन है या कोई भी मांगते हम लोग मानते हैं, वो चाइनीज लोग रहते हैं वुमेन्स में ओनली, और नॉर्थ कोरिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन चाइनीज, रशियन और हम लोग का इंडियन में, हम लोग इंडिया भी, हम लोग का नंबर आता है बेस्ट ऑफ 3 में। तो इंडिया वाले कमजोर नहीं है। इंडिया, मैं बोलता हूँ कि सबसे स्ट्रांग इंडिया वाले हैं, सबसे स्ट्रांग इंडिया वाले हैं, ऐसा तो मैं मान सकता हूँ इसमें। क्योंकि हमने जितना अचीव किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और कंट्री ने अचीव किया है। अकेले अमेरिका जो मेडल है, 8 मेडल है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक मेडलिस्ट है। तो ये मैन वुमेन कोई नहीं है जो 8 मेडल है किसी के पास, किसी में 6 गोल्ड है, तो ऐसा कोई है ही नहीं। तो और तो मैं तो मानता हूँ कि इंडिया सबसे स्ट्रांग है, चाहे कोई भी हो, किसी भी कंट्री से हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं। तो आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है मेरी कॉम के साथ? सर अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से ट्रेनिंग करने के लिए। फिर से वो बोल रही है कि मुझे फिर से खेलना है, तो हम लोग जा रहे हैं फिर से ट्रेनिंग करने के लिए। 15 के बाद अभी इस मंथ में मैं मणिपुर जा रहा हूँ ट्रेनिंग देने के लिए। तो नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो होगा, आपको रिजल्ट सुनने को मिल जाएगा। हम बात करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग यही फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, हम बात करते रहेंगे। जब आप बोलेंगे तब मैं आ जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी कुछ दिन बिजी था इसलिए हो गया, लेकिन मैं, आप जब बोलेंगे मैं आपके साथ हाजिर हूँ बात करने के लिए। और आज जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसे छोड़िए, लेकिन हम बात करते रहेंगे जब आप बोलेंगे तब। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू सर। जाते जाते ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? सभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको यही बोलूँगा, आप कुछ ना कुछ करते रहिए, एवरीडे अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए निकालिए। और जैसे कि मैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी कॉम एवरीडे, संडे हो या कोई भी चीज़ हो, 45 मिनट टू 1 आवर्स खुद के ट्रेनिंग के लिए हमेशा एवरीडे करती हो, एवरीडे। तो आप लोग अगर सोच लिए तो आप लोगों को, देखिए हर आदमी को ना अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए, उस लक्ष्य को हमेशा याद रखना चाहिए और उसको करने के लिए आतुर रहना चाहिए। मतलब देखिए, मैं जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। तो ये चीज़ें हम लोग को याद रखना चाहिए डेली। मैं सभी जो भी सुन रहे हैं मुझे, मैं चाहूँगा कि अपने हेल्थ के लिए डेली कुछ ना कुछ करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, अपने हेल्थ को ठीक रखें। सर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने बताया, मेरी कॉम के बारे में बताया, कोचिंग के बारे में बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला इस टॉक शो में। देखिए एक चीज़ लास्ट में जाते जाते एक चीज़ और बोलूँगा मैं आपको। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मोटिवेट करेगा। आपको एक स्टोरी बताता हूँ। 2017 में मंगोलिया गए थे खेलने के लिए, और 2017 में हमने क्वार्टर फाइनल में मेरी लॉस कर गई थी। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, मैं भी खेलता था, तो हारने के बाद मैं भी सोता था आराम से दूसरे दिन। लेकिन वो दूसरे दिन सुबह उठकर आई और बोलती है, कोच लेट्स गो फॉर ट्रेनिंग। और फिर हमने दूसरे दिन 45 मिनट 50 मिनट्स रनिंग किया, फिर अपने जो गलती की थी उसको ठीक किया, और आफ्टर 1 मंथ उस लड़की को हरा करके हमने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड लिया था 2017 में। तो ये मेंटलिटी, वो हार हो या जीत हो, और जीत से भी देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड लेने के बाद मैं सोचा कि चलो अब तो गोल्ड ले लिया, अब तो थोड़ा एंजॉय करेगी। लेकिन गोल्ड लेने के बाद भी दूसरे दिन ट्रेनिंग करने आई थी। तो हार से भी क्या सीख सकते हैं, जीत से भी क्या सीख सकते हैं, ये मेरी से सीखना चाहिए लोगों को। तो बस मेरे तरफ से यही है, आप जो भी सीख सकते हैं। मुझे जो सही लगा, कि मुझे लगता है ये बताने से कुछ लोगों को मोटिवेशन होगा, तो मैंने ये आपको शेयर कर दिया। सर मैनी थैंक्स सर, आपने रियली मुझे मोटिवेट कर दिया, हम भी इंस्पायर हो गए, मेरे जो ऑडियंस है सारे लोग इंस्पायर हो गए। तो मैं भी सबको ऐसे ही बोलता हूँ कि लोग रोज अपने सेहत के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए।
तो सर बहुत अच्छा लगा, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के मेरे टॉक शो में आए हैं सर, मैनी मैनी थैंक्स। तो दोस्तों आज का कंटेंट मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा इस नोट के साथ कि हमें ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। फेलियर को एज ए टूल बना के हमें उस फेलियर के ऊपर काम करना है, तभी हम सक्सेस पा सकते हैं। तो इस कंटेंट को अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट और नोटिफिकेशन बटन को काइंडली प्रेस कर दीजिएगा। सो सर मैनी थैंक्स सर। थैंक यू भाई। थैंक यू दोस्त। you.